व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मार वन एयर टू सरफेस मिज़ाइल। जनरल कैटेगरी है। इसके बाद इसे एंटी रेडिएशन मिज़ाइल कहते हैं, या सिंपली आप इसे एंटी रडार मिज़ाइल भी कह सकते हैं। MAR-1। और ये ब्राज़ील की एक कंपनी ने बनाया है, और इसके यूज़र्स में ब्राज़ील और पाकिस्तान है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि रडार्स को निशाना बनाने की ज़रूरत क्या है। दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम पे तो जब जहाज़ों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से करीब तर यानी कि सबसोनिक, और फिर 50s में सुपरसोनिक भी हो गई, तो अब जो ट्रेडिशनल आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी जिनको इंसान देख के चलाता था, वो मतलब रेलेवेंट नहीं रही, क्योंकि जहाज़ की स्पीड इतनी फास्ट है कि इंसान के रिफ्लेक्सेस उसको मैच नहीं करते। तो फिर रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट गनें भी बनाई गई, लेकिन उनकी रेंज फिर लिमिटेड होती। आप कह लें कि 4 किलोमीटर तक, क्योंकि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट ज़ाहिर फायर करना होता है, और अगर आप बहुत दूर भी फायर करेंगे तो उस टाइम तक जहाज़ जो है वो उससे काफ़ी आगे निकल गया होगा। तो नॉर्मली एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी की रेंज जो है वो मैनुअल हो या रडार गाइडेड हो, 4 किलोमीटर तक समझी जाती है। और आजकल के मॉडर्न जहाज़ों को नीचे भी नहीं आना पड़ता बमबारी के लिए, या मज़ा बॉम्ब्स को गिराना हो या मिसाइल को फायर करना हो। 4 किलोमीटर क्या, वो मतलब 8 किलोमीटर पे भी नहीं होते। मतलब वो 10 किलोमीटर और उससे अबव से भी ये काम कर सकते हैं आज के ज़माने में। तो फिर उनको काउंटर करने के लिए जो मिसाइल जो है वो बनाने शुरू कर दिए गए जहाज़ों को। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मशहूर ज़माना अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन की है। ये जब 50s में 57 में रूस ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो अमेरिका में बड़ी तशवीश थी कि उनको सोवियत के बारे में यानी कि USSR वालों के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि USSR की एक क्लोज टाइप की सोसाइटी थी। टूरिज़्म कोई मतलब बाकी दुनिया के साथ उनका टूरिज़्म इतना नहीं था, और क्योंकि अभी शुरू शुरू का टाइम था, अभी कोई इतने अमेरिकन एजेंट भी उधर नहीं थे, और उनको बड़ा मसला हो रहा था वहाँ की से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेने का, क्योंकि सैटेलाइट्स भी अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो फिर ये U-2 टाइप का जहाज़ बनाया गया। अब उस जहाज़ की फ़्लाइट्स हो रही हैं इर्द गिर्द USSR के। तो डेफिनेटली USSR ने कोशिश की कि फिर कोई ऐसा मिसाइल बनाए कि उस जहाज़ को गिरा सके। जिस तरह ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये नेटो की डेजिग्नेशन होती है। रशियन नाम तो इनके डिफरेंट है, लेकिन नेटो ने इनको अपनी आसानी के लिए इनके नाम रखे हैं। जिस तरह ये ऐसे, इसको SA-2 कहते हैं रशियन इस्तेलाह में। एसे मतलब नेटो उसको SA-2 की डेजिग्नेशन दी हुई है। और अ, जो ये रडार गाइडेड मिसाइल होते थे, तो इनिशियली तो जो पाकिस्तान से उड़ता था लेट 50s में और जाके नॉर्वे में लैंड करता था, वो वाला मतलब U-2 था। और फिर काफ़ी मिशंस के बाद उसको गिरा भी लिया गया, और उस गिराने वाला जो है वो इस SA-2 को ही कहा जाता है। ये शुरू के अमेरिकन सैम्स में शामिल था। इसके बाद अमेरिका को नेक्स्ट जो है वो वियतनाम वॉर में इन मिसाइलों का सामना करना पड़ा बड़ी तादाद में। तो फिर अमेरिकन ने कुछ स्पेसिफिक जहाज़ इसके लिए स्पेशलाइज बनाए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये बड़ी तादाद में डिप्लॉय हों तो ये अमेरिकन एयरफोर्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अब ये आप जिस तरह तस्वीर में F-4 फैंटम देख रहे हैं, इनको मॉडिफाई किया गया स्पेसिफिकली रडार्स के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए। तो इनको फिर डेजिग्नेशन भी F-4G, इनको वाइल्ड वीजल कहा जाता था। वाइल्ड वीजल यानी कि एक ब्रॉड टर्म है। F-4 को भी कहा जाता है, या कोई और जो दूसरे जहाज़ हैं जो एंटी रडार मिसाइल उठाते हैं उनको भी वाइल्ड वीजल कहा जाता है। तो लेकिन बड़ी तादाद में उन्होंने ये F-4 फैंटम जहाज़ को, जो अमेरिका का उस टाइम स्टेट ऑफ आर्ट जहाज़ था यानी कि वियतनाम वॉर के दौरान, उस उनको आर्म किया। तो मैं आपको क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि वियतनाम के ऊपर बड़े पैमाने पे अमेरिकन्स ने इस मिसाइल को, जो नॉर्थ वियतनामी थे उनको जो रशिया ये मिसाइल
शोल्डर फायर भी ज़ाहिर है सैम प्रोवाइड कर रहा था। और शोल्डर फायर क्योंकि रेंज उनकी लिमिटेड होती है, 5 किलोमीटर हो जाएगी, मैक्सिमम 6 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वियतनाम वॉर एक पहली वॉर थी जिसमें एंटी रेडिएशन मिज़ाइल यूज़ किए, क्योंकि यूएसएसआर वाले बड़ी तादाद में नॉर्थ वियतनामियों को ये SA-2 टाइप के मिज़ाइल दे रहे थे। ये ऐसे की सीरीज़ नेटो डेजिग्नेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये चलती है SA-3, SA-4, SA-5, SA-20, SA-20 से भी एक्सीड कर चुकी है आगे। तो उनमें हर मिज़ाइल की एक डिफरेंट, आप कह लें कि कैटेगरी है, डिफरेंट रेंजेस हैं और बड़े हाई रेंजेस के, जो फाइनली जाके S-400 और S-500 पे जाके ख़त्म हुए। तो जो यूएसएसआर का एयर डिफेंस का निज़ाम था या जितने मिज़ाइल उन्होंने प्रोड्यूस किए थे, वो अमेरिकन वेस्टर्न की निस्बत वो बहुत बड़ी तादाद में थे और उनमें से बड़े इफ़ेक्टिव भी रहे हैं। हालांकि आर्मीनिया के केस में देखा होगा, लेकिन आर्मीनिया के पास एक्चुअली बहुत पुराने 60-70s के रशियन यूएसएसआर के मिसाइल सिस्टम थे, इसलिए वो नई टेक्नोलॉजी जो ड्रोन्स थे उनके खिलाफ इतने कामयाब नहीं हुए। तो बहरहाल उससे ट्रेंड शुरू हो गया। यूके ने अलार्म के नाम से बनाया। अमेरिका का पुराना जो है वो शराइक मिसाइल होता था, एंटी रडार जो है, उसका एक वर्जन इसराइल ने भी अरबों के ख़िलाफ़ यूज़ किया, बल्कि ग्राउंड लॉन्च वर्जन भी उसका, यानी कि जहाज़ पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाती है अगर आपका ग्राउंड लॉन्च मिसाइल हो। रेंज उससे थोड़ी सी शायद कम हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ेगा, पहले ऊपर जाएगा। लेकिन ये है कि ये वाला काम जो है ना दुनिया में, कि जंग में रडार्स के ख़िलाफ़ ग्राउंड से लॉन्च करना, ये भी इसराइल ने ही किया हुआ है जंग में। तो ऐसी चीज़ वैसे जो अभी इंडिया का रडाराम मिज़ाइल बन रहा है, एंटी रडार मिज़ाइल जो बन रहा है, रडाराम 1, 2, 3, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो की है, वो आप देख सकते हैं, लिंक भी मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा उसका। तो वो भी उसमें भी ऑप्शन है ग्राउंड लॉन्च वर्जन का। तो इसलिए ये भी मैं तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के केस में समझता हूँ कि बड़ी तादाद में, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल हैं दोनों मुल्कों के पास और क्रूज़ मिसाइल भी हैं, तो आपकी एयरफील्ड जो है वो पहला निशाना होंगी इसका। तो बड़ा मुश्किल होगा जंग के ज़माने में दोनों मुल्कों के लिए अपनी एयरफील्ड्स को ऑपरेशनल रखना। तो फिर वहाँ ये चीज़ मैटर करेगी कि आपकी ड्रोन्स जो या वो आप हाईवे मोटरवेज यूज़ करते हैं या ड्रोन्स को बगैर जहाँ आपको एयरफील्ड की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उन वेपन्स की जो है ना वो वैल्यू बढ़ जाएगी। वैसे भी जब आपकी वॉर जो है वो दोनों साइडें जो हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस हों, तो एयरफील्ड्स ज़्यादा अरसे ऑपरेशनल नहीं रहती मेरे ख्याल में। तो इसलिए ये फ्यूचर वॉर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके कौन से वेपन सिस्टम जो है, जिसमें आपके लैंड बेस्ड एयर डिफेंस भी शामिल है, जो इस डिपेंडेंट नहीं है कि उनको एक एयरफील्ड, उसको उनको एक रनवे चाहिए हो। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में जो ट्रेडिशनल किस्म का एयरक्राफ्ट है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, स्पेशली ड्रोन्स के आने की वजह से। तो ये हो गई थोड़ी सी जो हिस्ट्री के बारे में बात। अब हम बात करते हैं स्मार-1 मिज़ाइल के बारे में। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1997 में इसकी डेवलपमेंट ब्राज़ील में शुरू हुई और ब्राज़ील की कंपनी है मैकट्रॉन, उसने ये बनाया है और 2012 से ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है। बहरहाल इसने काफ़ी टाइम लिया। 1997 के बाद जो इसके फ़्लाइट टेस्ट वगैरह सर्टिफिकेशन वगैरह हुई वो दिसंबर 2008 में हुई। इसमें मिज़ाइल में जो यूनिक चीज़ है, जो अभी मॉडर्न मिज़ाइल्स में भी है, वो ये है कि अगर रडार जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो ऑफ भी कर देता है, तो उसके बाद भी वो अपनी नेविगेशन के ज़रिए ये मिज़ाइल जो है वो टारगेट तक चला जाता है। फिर इसमें एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी है। ये खुद इंडिपेंडेंटली भी टारगेट कर सकता है रडार्स को। और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जहाज़ होते हैं या रडार वार्निंग रिसीवर होता है उसी जहाज़ का, उससे भी डाटा लेके ये रडार पे जो है ना अटैक किया जा सकता है। इसको प्री प्रोग्राम भी कर किया जा सकता है टारगेट के लिए भी। और जहाज़ इस मिसाइल को कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन जो RCS है
वो कम है। जो सबसे बड़ा मुश्किल ब्राज़ील को इसको प्रोड्यूस करने में पेश आई, वो इसका जायरोस्कोपिक प्लेटफॉर्म जो है, उसके बारे में पेश आई। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने कोशिश की कि एक अमेरिकन फर्म से हासिल करे। अ, लेकिन ये है कि एक और चीज़ भी, जिस तरह स्पायरल एंटीनाज इसके हो गए और कुछ अदर सिस्टम्स जो हैं, वो एक अमेरिकन का वो जो स्टेट है लास वेगस, उसके मैन्युफैक्चर से इन्होंने लेने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। और अमेरिका ने कहा कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है कि, यानी कि साउथ अमेरिका में, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील का जनरली मुकाबला होता है पाकिस्तान इंडिया की तरह। तो अमेरिकन ने ये साथ रीज़न लगाई कि हम इस एरिया में एंटी रेडिएशन मिसाइल को इंट्रोड्यूस कराना हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकली अमेरिका ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ब्राज़ील चलता रहा। और ब्राज़ील ने जो इसका टेस्ट किया, तो जो लो पावर रडार भी होते हैं, जिस तरह एक रडार है ईडीटी फिला, FILA, तो जो लो पावर रडार है, इवन उनको भी ये अच्छे तरीके से लॉक कर देता है 50 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज पे। फिर ब्राज़ील का अपना जहाज़ है AMX एयरक्राफ्ट, उससे 2012 तक उन्होंने उससे 20 मिसाइल टेस्ट फायर कर चुके हैं। AMX को A1 एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। तो ब्राज़ील खुद अपने इस A1 एयरक्राफ्ट और F5M पे, A1M पे और F5M पे यूज़ के साथ यूज़ करता है इस मिसाइल को। तो बहरहाल दिसंबर 2008 में ब्राज़ील ने की गवर्नमेंट ने 100 मार 1 मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स को सेल करने की इजाज़त दी। ये $108 मिलियन की डील थी। और अप्रैल 2013 तक जो है वो मैक्ट्रॉन ने, जो कंपनी है, उसने मार 1 मिसाइलों को पाकिस्तानी मिराज 3 और 5 एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया था अप्रैल 2013 में। और अभी जो नई खबरें हैं उसके हिसाब से JF-17 को भी इसके साथ, इसको JF-17 के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। जिस तरह मैंने पहले बताया, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो लोकली ब्राज़ील ने तैयार किए हैं। हालांकि उनको पे सैंक्शंस भी थे अमेरिकन की तरफ से टेक्नोलॉजी देने पे, उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इससे मिलते जुलते मिसाइल का आप कह सकते हैं तो रोड्राम 1 है, लेकिन उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, 150 किलोमीटर है, इससे कुछ ज़्यादा है। लेकिन मिलते जुलते मिसाइल अगर कह लें तो वो, ये रोड्राम 1 इंडिया का है, हॉर्मोज 2 ईरान का है, अलार्म ALARM ये UK का है, और AGM-45 शराइक अमेरिका का है, AGM-88 हार्म अमेरिका का है, और AGM-122 अमेरिका का है। मतलब कैपेबिलिटी सेम है, इन इनमें रेंजेस डेफिनेटली इनकी इससे ज़्यादा है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आ जाएं तो इसका वज़न 266 किलो कहा गया है, लेकिन बाज़ रिपोर्ट्स में ये 350 किलो भी है। लेंथ इसकी 12.7 फीट है, डायमीटर 9.1 इंच है, और वॉरहेड जो इसका है वो 90 किलो का है, और ये 60 से 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। पैसिव रडार होमिंग है, और होम ऑन जैम है, यानी कि अगर जाम किया जाए तो फिर भी ये होम कर जाता है, यानी कि लॉक रहता है। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो रडार की होती है जिसको ये टारगेट करता है, अच्छा, रडार वो सर्वेलेंस रडार भी हो सकते हैं और टारगेटिंग रडार भी हो सकते हैं, यानी कि एयर डिफेंस के रडार, जनरल टाइप के रडार भी हो जाते हैं सर्वेलेंस वाले, और जो सैम सरफेस वेयर मिसाइल को गाइड करने वाले जो जिन्हें फायर कंट्रोल रडार कहा जाता है, उन पे को भी टारगेट किया जा सकता है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिनको ये टारगेट करता है वो 800 मेगाहर्ट्ज से 20 गीगाहर्ट्ज है, यानी कि इसमें सारे पुराने नए हर तरह के रडार कवर हो जाते हैं। जो पुराने रशियन रडार थे वो मेगाहर्ट्ज में भी होते थे, अभी जो लेटेस्ट रडार हैं वो ज़्यादातर गीगाहर्ट्ज के हैं। तो ये 800 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज के करीब करीब से लेके 20 गीगाहर्ट्ज को कवर करता है, जिसमें आजकल के सारे रडार ही कवर हो जाते हैं। तो आप हर तरह के रडार को इससे जो है वो टारगेट कर सकते हैं।
बाकी जैसे मैंने बताया मिराज 3 और 4 को मॉडिफाई किया गया, और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये F-17 भी जो है उसको भी मॉडिफाई किया गया है। इसको अ, अब इसमें फ्यूचर में पाकिस्तान इसके बारे में यही कर सकता है कि अपना तो कोई प्रोग्राम पाकिस्तान का नज़र नहीं आता इस सिलसिले में, जो कि होना चाहिए। लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड करना, क्योंकि बेसिक टेक्नोलॉजी मुश्किल है जो ब्राज़ील बना चुका है। अगर इसकी रेंज को की एक्सटेंशन की ब्राज़ीलियन कंपनी से बात की जाए तो मे बी वो कोई एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन बना ले। ज़ाहिर है उनको भी मार्केट चाहिए, उनको भी सर्वाइवल उनको भी चाहिए कंपनी को। तो वो इस स्टेज में आपको मिसाइल में स्टेजेस ही ऐड करनी होती हैं जो उसका रेंज बढ़ाने के लिए ना, कोई इतना बड़ा मुश्किल टेक्नोलॉजिकली काम नहीं लगता। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, इंडिजिनस भी इस पे काम किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है कि जिसकी डिमांड ख़त्म नहीं होगी। अगले 50 साल भी नहीं लगता कि ख़त्म होगी। रडार्स भी रहेंगे, सैम्स भी रहेंगे। तो दूसरे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ज़ाहिर है एक चाइना। चाइना का खैर हम एक यूज़ भी कर रहे हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल। लेकिन ये है कि वो भी कोई इतनी एक्स्ट्रा उसकी स्पेक्स नहीं है कि हम कहें कि वो जो है ना इससे अच्छा होगा मार से। और लेकिन डेफिनेटली चाइना के पास इससे बेहतर स्पेक्स के मिसाइल मौजूद होंगे। तो इंडिया के रडाराम को अगर आपने मैच करना है तो आपको भी इसकी रेंज जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब वो आप चाइना से लें, टर्की से लें, या किसी और मुल्क से, या इवन ब्राज़ील से लें, ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ना आपको इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल में करना पड़ेगा। क्योंकि इवन रुड्राम 1 तो खैर इंडक्ट भी हो चुका है जो 150 किलोमीटर रेंज का है इंडिया का। और रुड्राम 2 और रुड्राम 2 के टेस्ट हो रहे हैं आजकल। और रुड्राम 3 तो मेरा ख्याल है आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं रुड्राम वाली, कि रुड्राम 3 तो शायद 350 किलोमीटर का है। तो इतनी स्टैंड ऑफ रेंजेस जो हैं वो बहुत एडवांटेज देती हैं एनिमी को। और स्पेसिफिकली कि अगर वो ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकता है रडार्स के अगेंस्ट, तो रडार्स आपकी आइज एंड ईयर्स होती हैं। यानी कि अगर आपने गल्फ वॉर 1 और 2 देखी हो तो सबसे पहले जो वेव आती है दुश्मन की, तो वो इसी तरह के वाइल्ड वीजल टाइप के जहाज होते हैं जिनमें जामर भी लगे होते हैं और जो रडार्स को टारगेट करते हैं। क्योंकि दुश्मन की एयरफोर्स के लिए सबसे जो तो मिसाइल वो फायर करते हैं वो तो गया, यूज़ हो गया। जो जहाज़ है वो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं दुश्मन पे बमबारी के लिए। तो अगर आप दुश्मन की एयर स्पेस को, उनके रडार्स को क्लियर कर दें इस तरह से कि कोई वो ना रहे, जिस तरह इराक के नहीं रहे थे 1991 की, उसके बाद फिर दुश्मन जो है ना सुकून से B-52 जैसे बड़े जहाज ले जाके भी बमबारी कर सकता है। जो जिसके बारे में मशहूर है कि एक B-52 अगर फुली लोडेड है तो जो बमबारी वो करता है तो 4 फुटबॉल फील्ड जितने एरिए को वो तबाह कर देता है मुकम्मल तौर पे। तो ये वो बात है। और रीज़न भी यही है कि अमेरिका पहले एयर डिफेंस को मुकम्मल क्लियर करता है, इसके बाद B-52 हाइट से आते हैं। जब जहाज़ों के लिए ख़तरा ख़त्म हो गया तो फिर B-52 जो कि स्टेल्थ भी नहीं है, जिसका जहाज साइज़ भी इतना बड़ा है, जिसको टारगेट करना भी आसान है। तो जो तो कमज़ोर मुल्क हैं उनमें तो अमेरिका की प्रायोरिटी यही होती है कि पहले इस ये रडार गाइडेड जो एयर डिफेंस है उसको एलिमिनेट किया जाए, उसके बाद फिर वो फर्दर एयर से ऑपरेशन करते हैं। फिर वो आर्मी भी लैंड कर सकते हैं। क्योंकि दुश्मन की एयर को डिसेबल करना जो है वो आपने देखा ही होगा रिसेंट वॉर्स में, वो सबसे जो है वो पहली कामयाबी होती है। उसके बाद आप बाकी स्टेप्स कर सकते हैं। तो बाकी जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस होती है, जो अनगाइडेड भी होती है, रडार गाइडेड भी हो, 4 किलोमीटर तक भी अगर वो आप कर सकते हो तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुश्मन के जहाज़ उससे ज़्यादा हाइट से आके बमबारी करते हैं। तो लो वाली उस हिसाब से तो फ़ायदा मंद है कि अगर दुश्मन आपके रडार से बच के बिल्कुल लो लेवल उस पर आ रहा है, वो भी एक बचने का तरीका है, वहाँ तक तो इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर उसने बाकी आपके लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को एलिमिनेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, आ, तो फिर
कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है आपकी लो लेवल एयर डिफेंस का भी। जिस तरह इराक में भी होता था, बगदाद में बेताशा एंटी एयरक्राफ्ट फायर होता था, गन्स का। और जो छोटे मोटे मिसाइल रह गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है लंबे रेंज वाले जो रडार्स थे जो गाइड करते हैं इन मिसाइल को, उनको तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे वाइल्ड वीजल टाइप एयरक्राफ्ट से। तो ये वैल्यू होती है बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल की। और ये जो स्पेशलाइज्ड जॉब जो ये करते हैं, अमेरिकन एयरफोर्स में F-16 भी ये काम कर रहे हैं, हमारे एयरफोर्स में मिराज है, और अभी JF-17 की भी खबरें हैं कि उसके साथ भी इंटीग्रेट किया गया। तो बहरहाल ऐसा नहीं होता कि एयरफोर्स का हर स्क्वाड्रन जो है वो ये काम कर रहा हो स्पेशलाइज हर चीज़ के लिए। बॉम्बिंग का काम अलहदा स्क्वाड्रन करते हैं, मल्टी रोल लिखने में तो है, लेकिन एक्चुअल वॉर में जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन या पायलट्स होते हैं उनको किसी एक रोल पे ही वो मैक्सिमम ट्रेंड होते हैं। अगर बॉम्बर स्क्वाड्रन है तो वो बॉम्बर्स हैं, अगर वो एयर टू एयर वाले हैं तो उनकी ट्रेनिंग मैक्सिमम एयर टू एयर पे हुई है। तो इस तरह से रोल वाइज एयर फोर्सेस भी जो हैं वो रोल वाइज चलती हैं, स्क्वाड्रंस के भी पर्टिकुलर रोल होते हैं और जंग में पर्टिकुलर मिशन होते हैं। कुछ हद तक मल्टी रोल तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हर फन मौला जो है ना वो कोई पायलट भी नहीं होता इस तरह से। जिसकी स्पेसिफिक जिस चीज़ की उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसी में वो जो है वो स्किल्ड होता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय।